आप सभी होनहार साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था और ये वीडियो जो घर्षण बल को जो पढ़ा रहा था उसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था। आज उसी का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा ऐसे चीज़ आ जाता है साथियों जिसके कारण मैं वीडियो डालना बंद कर देता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि बीच बीच में आप लोगों का पढ़ाई भी रुक जाता है मेरी वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप धीरे धीरे वीडियो देख रहे होंगे या कहीं ना कहीं से आप जो है अपना पढ़ाई जारी रख रहे हैं, मुझे पता है। और 23 जून की एग्ज़ाम है और शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द आएगी ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं घर्षण का अगला पार्ट, जिसमें हम आपके सामने कुछ टॉपिक रखे हैं साथियों। यदि ये वीडियो यदि छोटा बनता है तो पूरा बनाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो 2 पार्ट से में इसको हम पढ़ाएंगे। घर्षण के नियम, स्थैतिक घर्षण के अवगतिक घर्षण के नियम, घर्षण कोण, विराम कोण, सर्पी व बेलन घर्षण, घर्षण के लाभ व हानि, घर्षण कम करना और घर्षण बढ़ाना। साथ ही एक चीज आपको बताना चाहूंगा, भले ही सीजी टेट में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आज तक जो पूछा नहीं गया है वही चीज जो है नेक्स्ट में पूछा जा सकता है। इसलिए कोई भी चीज जो है सिलेबस से आपसे नहीं छूटना चाहिए। इसी वजह से मैं इसको भी आपके सामने रख रहा हूँ। माना कि इसमें से बहुत सारे अभी तक के आपके सीजी टेट में आया नहीं है ना, शिक्षक भर्ती में बहुत कम प्रश्न पूछे, एक आध प्रश्न पूछे होंगे तो पूछे होंगे 11 से अभी तक का। तो चलिए हम शुरू करते हैं घर्षण के नियम। ये वही चीज है जो मैंने घर्षण यदि नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके पहले घर्षण के सारे चीजें एक वीडियो मैंने डाल दिया, वो आप देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को घर्षण के नियम के बारे में पता होगा कि घर्षण के नियम होता क्या है। घर्षण के नियम, ठीक है, इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गुटके को मान लीजिए कोई इस प्रकार से क्षैतिज तल है, अब यहाँ पे कोई गुटका रख दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोई गुटका रख दिया गया है। अब उस गुटका को बाह्य मान लीजिए ए और ए बी इस दिशा में इस प्रकार से उसको चलाया क्षैतिज चलाया जा रहा है। अब इसमें सीधी से बात है, इसमें एफ बल लगेगा, कोई तो न्यूटन का बल लगेगा। जब इसको चलाने का प्रयास किया जाता है तो इसके मध्य से क्षैतिज तल और इस गुटके के मध्य एक सीमांत घर्षण कार्य करता है। सीमांत घर्षण सभी जानते हो, जो चलने को तैयार रहता है ना, उस स्थिति में जो बल घर्षण लगता है उसको सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो गुटका अपने भार के कारण, यहाँ पे मान लीजिए इसका 5 न्यूटन इसका भार है, ठीक है, तो सीधी से बात है ये गुटका नीचे की ओर भी क्या लगाएगा, डब्लू भार लगाएगा नीचे की ओर, और साथ ही साथ साथियों उतनी ही बल का ऊपर की ओर एक अभिलंब बल लगाएगा। क्या लगाएगा, अभिलंब बल लगाएगा। ये हो गया अभिलंब बल लगाएगा, जिसे बोलते हैं जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। घर्षण के नियम क्या है एक बार फिर से समझिए। जब किसी क्षैतिज तल पर कोई गुटका रखा गया है, इस गुटका को क्षैतिज तल की दिशा बी से ए की ओर इसको क्या किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो इसे क्षैतिज तल और गुटका के मध्य जो बल लगता है, घर्षण लगता है, उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। तो वहां पर घर्षण बल तो लग रहा है, साथ ही साथ क्या होगा, ये जो बल है, जो गुटका है अपने भार का उतना ही बल नीचे की ओर लगाएगा, डब्लू भार, और उतनी ही भार का ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा, है ना, जो गुटके के द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल, नीचे की ओर बल, या क्षैतिज तल पर लगाने वाला बल। इस प्रकार से आपके सामने एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम देखते हैं स्थैतिक घर्षण। इसमें बहुत सारे से पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। स्थैतिक घर्षण व, चलो हम पहले स्थैतिक घर्षण के नियम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण दोनों को पढ़ लेते हैं। स्थैतिक घर्षण व सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण के नियम। अब ये दोनों एक साथ क्यों हो रहा है,
क्योंकि स्थैतिक घर्षण से ही सीमांत घर्षण उत्पन्न होता है। स्थैतिक घर्षण जो है बाह्य बल के बराबर होता है, सीमांत घर्षण सबसे अधिक होता है, और साथ ही साथ जो है आपका गतिक घर्षण भी बाह्य बल के बराबर होता है, या सीमांत गतिक घर्षण से अधिक सीमांत घर्षण का मान होता है। ये अब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे दोनों के बारे में पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है, घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। ध्यान रखिएगा, घर्षण सदैव, लिख रखिएगा, सदैव गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, विरोध करता है। सीधी सी बात है, किसी गुट को किस प्रकार चला रहे हो तो इसके पीछे की ओर इसका घर्षण बल लगता है, गति का विरोध करती है। इसका दिशा सदैव, ध्यान रखिएगा, इसकी दिशा, किसकी दिशा, घर्षण की इसकी दिशा गति के विपरीत ओर होता है, विपरीत ओर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें, घर्षण सदैव गति का विरोध करता है हमेशा, और इसकी दिशा गति के दिशा की विपरीत ही होगी। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं तीसरा नंबर का, सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत जो घर्षण होता है, सीमांत घर्षण संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे अब देख सकते हो पॉइंट, यहाँ पे सीमांत घर्षण के नियम है, 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तीनों इनमें से सभी दे दिया जाएगा, तीनों सभी है ना, सभी है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ध्यान रखिएगा, सीमांत घर्षण जो होता है, सीमांत घर्षण जो होता है किसी भी संपर्क तलों के क्षेत्र पर, संपर्क तल कोई भी हो सकता है, संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता, तलों के क्षेत्रफल व आकृति पर निर्भर नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे प्रश्न में ना, यदि अविलंब अभिक्रिया नियत हो, मतलब स्थिर हो, नियत हो, यदि अविलंब प्रतिक्रिया क्या हो, नियत हो, मतलब सीधी सी बात है, ये नियम है। सीमांत घर्षण का मान, चलिए अगला, जो सीमांत घर्षण जो होता है, सीमांत घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब साथ साथ चलना। यदि सीमांत घर्षण का मान बढ़ रहा है तो अभिलंब प्रतिक्रिया का मान भी बढ़ेगा, सीमांत घर्षण का मान कम हो रहा है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान भी कम होगा। तो याद रखिएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल या सीमांत घर्षण जो होता है उसे Fs से प्रदर्शित किया जाता है, और अनुक्रिया अनुक्रमानुपाती होती है R के। जब इसको बताया जाता है तो इसमें एक नियतांक लगता है इस प्रकार से, है ना, ये वाला। तो म्यू एस जो होता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब यहां पे हम म्यू एस बराबर अधिक कर देते हैं तो एफ एस बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एफ एस बटे आर। मतलब अब इसका हम इसको परिभाषित करें तो क्या होगा, स्थैतिक घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण, दोनों इसी से दर्शाया जाता है। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को ना या करके लिख दीजिएगा ताकि आपको
दोनों एक जैसा ना लगे ना, क्योंकि दोनों का नियम एक ही, वह कर दिया हूँ तो दोनों एक जैसा लगेगा, स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, इसको एक साथ लिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे मैंने क्या बताया था, गतिक घर्षण के नियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं गतिक घर्षण के नियम। बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे हमने स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण के बारे में कहा। इसमें भी ध्यान रखें, गतिक घर्षण सदैव गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है, गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है। उसमें भी उसी प्रकार से सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, मैंने बताया था। उसी प्रकार ये भी गतिक घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, मैंने पिछले में बताया था। ये 2 पॉइंट तो सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद गतिक घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता, तीसरा भी सेम हो गया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फिर वही है, गतिक घर्षण का मान जो होता है, गतिक घर्षण का मान F के और अभिलंब प्रतिक्रिया अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी क्या है, सेम हो गया। ठीक है ना, सेम हो गया, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि F के तो म्यू के हो जाएगा R, और उसी प्रकार से इसको हम म्यू के बराबर कर दे तो F के बटे R हो जाएगा। यहाँ पे जो म्यू के है साथियों, इसको बोला जाता है गतिक घर्षण गुणांक। म्यू के बराबर क्या होता है, गतिक घर्षण गुणांक। आपको ध्यान है, पहला पॉइंट जो मैंने स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण के लिए बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मात्र यहाँ पे आपके गतिक घर्षण लिखा जाएगा यहाँ पे, बाकी जो है सेम आपके सामने है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिखा था, चलो प्रश्न यहाँ पे कैसे पूछ सकते हैं आपको बता देता हूँ। गतिक घर्षण के नियम है, वहां भी 4 पॉइंट मैंने लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ भी 4 पॉइंट दे दिया जाएगा, या 3 पॉइंट, इनमें से सभी, या 3 पॉइंट गलत दे दिया जाएगा, 1 पॉइंट सही दिया जाएगा, और बोलेगा इनमें से कौन सा सही है ना। तो आपको जो सही है उसको लगाना है, या इस प्रकार से फार्मूला दे सकते हैं आप। फार्मूला से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गतिक घर्षण का मान निकालना आ सकता है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान निकालना आ सकता है, या गतिक घर्षण का मान निकालिए, इस प्रकार से, मतलब इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ भी फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। घर्षण गुणांक निकालने के लिए बोला जा सकता है ना, सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला से आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसी में घर्षण कोण। अब घर्षण कोण किसे कहते हैं, जिसमें हम एक चीज हम देखेंगे यहाँ पे, घर्षण कोण के साथ हम विराम कोण भी देखेंगे, जिसे आपको बताया था, विराम कोण देखेंगे और घर्षण कोण। तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक आपके सामने एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, जिसे बोलते हैं, ये हो गया अभिलंब प्रतिक्रिया, ये हो गया W नीचे की ओर, है ना, ये हो गया आपका क्षैतिज बल, इस प्रकार से रहेगा। इसको हम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B। तो यहाँ पे गुटका हम रख देते हैं साथियों, इस प्रकार से। जब इस प्रकार से रखा जाता है तो यहाँ पे जब इसको आगे इस प्रकार से बल लगाया जाता है B से A की ओर, तो यहाँ पे एक बल लगता है इस प्रकार से। ठीक है, एक कोण बनता है, एक कोण बनता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं घर्षण कोण, जिसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया। देखो, सीमांत घर्षण और सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, जब यहाँ पे ये चलने को तैयार होता है, जब कोई गुटका किसी क्षैतिज तल पर चलने को तैयार होता है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, सीमांत घर्षण कहा जाता है। और उसी समय एक अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे एक सीमांत घर्षण जो लगेगा, उनके मध्य जो बनने वाला जो कोण है ना, जो कोण बनाता है, उसे घर्षण कोण कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। सीमांत घर्षण और
अभिलंब, अभिलंब प्रतिक्रिया, या इसी बोलते हैं परिणामी, परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया, परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। ये इसको किससे दर्शाते हैं यार, ध्यान रखिएगा, इसे दर्शाते हैं लैम्डा से दर्शाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक फार्मूला आपको देखना होगा इसी के अंतर्गत, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम इस प्रकार से कर दिया जाए तो एक कोण का निर्माण होता है। अब इस कोण में देखा जाए, इस कोण के इसको उतना जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। जब इस प्रकार से कोण बनता है तो यहाँ पे 10 लेम्डा करके एक फार्मूला बनता है, 10 लेम्डा FS/R। ठीक है, अब इसमें यहाँ में देखें तो इसका मान क्या होता है, म्यू एस होता है। तो 10 लेम्डा इक्वल टू म्यू एस, है ना, पिछले हमने निकाला था स्थैतिक घर्षण गुणांक के लिए, तो इसका मान म्यू एस होता है। तो देखा जाए तो स्थैतिक घर्षण जो गुणांक होता है वो घर्षण कोण के स्पर्शज्या, मतलब इसको स्पर्शज्या बोला जाता है, स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये काम कहाँ पाएगा, जब स्पर्शज्या दिया हो, यहाँ पे लेम्डा का मान दिया हो, है ना, कोण का मान दिया हो, तो यहाँ पे हम घर्षण गुणांक निकाल सकते हैं इसके चक्कर में, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना, घर्षण कोण, तो घर्षण कोण आपको याद रखना होगा कि सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के जो कोण बनाता है उसे बोला जाता है घर्षण कोण। इतना बहुत ध्यान रखना है, परिभाषा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परिभाषा से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे विराम कोण, विराम कोण। तो विराम कोण के लिए फिर एक पुनः हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। ये हो गया, यहाँ पे इसको मैं विध देता हूं, यहाँ पे भी एक अभिलंब इस प्रकार से काम करेगा, क्योंकि घर्षण है। ठीक है, ये W हो गया, जिसे mg cos थीटा से हम दर्शाते हैं, और ये जो नीचे तरफ लगता है साथियों उसको mg बोलते हैं। mg बोलते हैं क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण इसमें लगता है, नीचे को लग रहा है, मतलब है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, तो इसमें हम mg के से दर्शाते हैं। अब ये जो आगे आएगा उसे बोलते हैं mg sin थीटा के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं, तो इस प्रकार से एक फार्मूला एक डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे आपको इसको परिभाषित करना हो या जानना हो तो क्या होगा, जब कोई, ध्यान रखिए, जब कोई पिंड, यहाँ पे एक पिंड बना देता हूं, जब कोई पिंड किसी नत समतल, मतलब जो झुके हुए जो तल है जब वो सीमांत संतुलन की स्थिति में है, जब कोई पिंड किसी क्षैतिज जो नत समतल है उस पर वो समान संतुलन की स्थिति में हो, तो उसे नत समतल का क्षैतिज झुकाव, नत समतल का क्षैतिज झुकाव से जो कोण बनता है उसे विराम कोण कहते हैं। यहाँ पे जो कोण बनेगा साथियों, नीचे को बनेगा, इसे बोलते हैं थीटा। यहाँ पे कोण बनेगा, है ना, नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, तो उसे नत समतल का क्षैतिज झुकाव में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं विराम कोण। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, विराम कोण। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सर्पी और बेलन घर्षण, बेलन घर्षण। ठीक है, तो आपको ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि ये सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण आप 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। जब एक पिंड जो होता है, जब कोई एक पिंड जो होता है दूसरे पिंड पर फिसलता है,
तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले कोई एक पिंड है, यहाँ इसको दूसरे तल पे क्या कर रहे हैं, एक संपर्क तल पे इसको क्या कर रहे हैं, फिसला रहे हैं। तो इसके मध्य जो घर्षण लगता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। जो अब यहाँ पे इस प्रकार से फिसलने वाले जो पिंड है उनके एक ही तल सदैव जो है घर्षण करता है और संपर्क तल के बीच में रहता है। मतलब एक ही तल सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में रहेगा हमेशा, उसे बोलते हैं सर्पी घर्षण। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, ये कोई टेबल है, इस प्रकार से कोई टेबल है, यहाँ पे हम किसी डस्टर को, है ना, इस स्थान से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे संपर्क तल एक ही तल उसके संपर्क में रहेगा, एक ही तल पे घर्षण होगा, उसे बोलते हैं सर्पी घर्षण। अब सीधी सी बात है, आप बेलन घर्षण समझ गए होंगे। अब बेलन घर्षण, जब एक पिंड दूसरे पिंड के तल पर घुमाया जाता है, ये तल है ना, अब इसको इस प्रकार से घुमाया जा रहा है इस प्रकार से, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो घुमाया जा रहा है, घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण होता है, यहाँ पे इस घूमने वाले पिंड और संपर्क तल के मध्य में जो घर्षण हो रहा है उसे बेलन घर्षण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे संपर्क तल और घर्षण तल क्या होगा, बेलन घर्षण के घूमने वाले पिंड के भिन्न भिन्न भाग क्रमशः दूसरे पिंड के तल के संपर्क में आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गेंद है, ठीक है, अब ये है, इसको जब हम यहाँ से यहाँ तक ढुलाएंगे, लुढ़काएंगे, तो एक तल यहाँ पे होगा, फिर दूसरे तल, इसी का दूसरा तल यहाँ होगा। मतलब संपर्क तल पर जो पिंड है उनके भिन्न भिन्न तल जो है, भिन्न भिन्न भाग जो है संपर्क तल के संपर्क में आता है ना, संपर्क तल के संपर्क में आता है। जैसे साइकिल चलाने से टायर का घर्षण हो सकता है, मोटरसाइकिल का हो सकता है घर्षण तल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में आपने बताया था घर्षण के लाभ व हानि, इसे भी आप सभी जानते हैं, तो थोड़ा समझें साथियों। हानि क्या होती है, इसमें 4 पॉइंट आपके सामने रख देता हूं मैं। पहला पॉइंट है आपका, घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिसते हैं। अब कल पुर्जे घिसते मतलब जितने भी मशीन है जब काम करते हैं उसके मध्य क्या होती है, घर्षण होती है। तो घर्षण होने से उनके बीच जितने भी उनकी मशीनें होती है, छोटे छोटे पुर्जे जो होते हैं घिस जाते हैं, है ना। और घिसने के कारण ही उसकी में दक्षता में कमी आती है, उनकी दक्षता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जितनी दक्षता उसमें देनी चाहिए उससे कम हो जाती है ना। इसलिए तो हम नया पुर्जे लगाते हैं उसमें, जैसे आटा चक्की, उसमें उसके पुर्जे जो है उसमें जो पत्थर लगा होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, घिस जाता है, और घिसने के कारण उसकी दक्षता कम हो जाती है, पिसाई ढंग से नहीं होता तो दूसरा लगाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों को दी गई उष्मा का कुछ भाग उष्मा के रूप में व्यय हो जाती है, ये भी इसकी हानि ही है। हानि कम हो सकता है लेकिन लाभ अनेक है, बिना घर्षण के कुछ नहीं हो सकता। इसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा आपका पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे पृथ्वी पर चल पाते हैं हम सभी, भोजन कर पाते हैं, घर्षण से आग निकालते हैं, घर्षण के कारण रस्सी बना पाते हैं, घर्षण के कारण गाड़ी का ब्रेक लगा पाते हैं, घर्षण के कारण दीवार पर कील ठोक पाते हैं, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, है ना, घर्षण के कारण हम बैठ पाते हैं, घर्षण के कारण हम साइकिल चला सकते हैं, घर्षण के कारण गाड़ी चलती है। घर्षण के कारण हर चीज होता है, घर्षण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे घर्षण कैसे कम कर सकते हो आप, घर्षण कम करना, घर्षण कम भी जहां जरूरत पड़ती है वहां पे हम घर्षण कम भी करते हैं। पॉलिश लगा सकते हैं, पॉलिश लगाकर, है ना। दूसरा बाल बियरिंग लगाकर हम कम कर सकते हैं। जैसे कि कोई छर्रा वड़ा होता है उसमें ऑयल ग्रीस लगा के हम कर सकते हैं। स्नेहक के रूप में जैसे ऑयल वॉइल लगा के धारा रेखी आकृति देकर
धारा रेखी मतलब इस प्रकार से कोई गाड़ी है उसको हम इस प्रकार से बना दे तो घर्षण कम हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार से मोटर गाड़ी बनी होती है, सामने का भाग देखेंगे आप, थोड़ा सा क्या रहता है, धारा रेखी होता है। घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं, घर्षण बढ़ाना, घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं, चिकनी, जहां चिकनी जगह है वहां पे रेत डाल दीजिए, जहां चिकनी जगह है वहां पे क्या डाल दीजिए, रेत डाल दीजिए, घर्षण बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि कोई मशीन में पट्टा लगा हुआ है तो उसमें चिपचिपा पदार्थ डाल दीजिए, चिपचिपा पदार्थ, घर्षण बढ़ जाता है। आप देखे होंगे जहाँ पे आप आटा चक्की में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे मशीन वाले क्या करते हैं, पट्टे में आइल मतलब चिपचिपा पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण बना रहे। मोटर गाड़ियों के टायर में खांचे बने होते हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे खांचे बने होते हैं, खांचे नहीं बने होंगे तो स्लिप हो जाएगा, है ना। जूते के तलवे खुरदरे बनाए जाते हैं, जूते चप्पल के तलवे क्या जाते हैं, खुरदरे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से छोटा छोटा चीजें हैं जो घर्षण के बारे में हैं। उम्मीद करता हूं आपको रिवाइज हो गया होगा। अब ये घर्षण यहाँ पे समाप्त होता है। हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट आपको पढ़ाने का, हम बताने का प्रयास है गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से शिक्षक भर्ती में पूछे जा चुके हैं और सीजीटेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मेरे आइकन बटन में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और आपसे भी से निवेदन सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे धीरे धीरे हम पूरा टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं। थैंक यू।